दुल्हन के माता पिता कहाँ हैं? वो नहीं आएंगे, अब विधि शुरू कीजिए। कमीना कहीं का हमारी बेटी को जबरदस्ती उठाकर शादी कर रहा है। नहीं सर, रुक्मिणी अपनी मर्जी से शादी कर रही है ये। अरे काहे के पीछे हटिए, हम है ना यहाँ। तुम बताओ, ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है? नहीं सर, ये शादी हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अरे काहे की मर्जी? सर, ये हमारी नाबालिग बेटी को बहला फुसला रहा है। नहीं सर, हम नाबालिग नहीं है। हमने 2016 में 10वीं पास की थी। ये देखिए, हम 19 साल के हैं। अरे ये सर्टिफिकेट सब झूठा है सर। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये जब छोटी थी ना तो हम इसका दाखिला 5वें में करवा दिए थे सीधे। अभी 18 की भी नहीं हुई है। तुम बहुत जवानी फूट रहा है तुम्हारा। अभी बताते हैं तुमको। रुकिए, रुकिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी बेटी है ना ये? आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा देती हैं उसके लिए? और ये जो हमारे मुंह पे कालिख पोत रही है, इसका क्या सर? ये देख रहे हैं, इसके पास सबूत है कि ये बालिग है। आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि ये नाबालिग है? अरे इसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। पीछे हटाइए ना, आप भी पीछे हटिए। चलिए, आप कीजिए। आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। रुक्मिणी ने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की है, लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम इसका हमेशा ख्याल रखेंगे। अगर हो सके तो हमारे नए जीवन के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारा हाथ आपके ऊपर भी उठ सकता था, लेकिन रुक्मिणी के पिता हैं। आपकी बेइज्जती करेंगे तो उसको दुख होगा। तो हमको मारेगा? हमको मारेगा ये? पापा नहीं, छोड़ो। क्या है सब? अगर ऐसे गुंडागर्दी करोगे तो अरेस्ट कर ले जाओगे। सुन बेटा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, खेला तो अब शुरू होगा। निकलो, चलो चलो। चलिए। हम तुमको पहले ही बोले थे कि मार कर सालों को निपटा देते हैं, लेकिन तुमको तो आग लगी थी पुलिस के पास जाने की। जाओ। अरे हमने तो सोचा था कि पुलिस आके सारा खेल खत्म कर देगी, ये शादी रुकवा देगी, लेकिन छोड़ेंगे नहीं सालों ना, छोड़ेंगे ना। पंकज यार, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ यार, सुबह से कोई काम आगे बढ़ता ही नजर नहीं आ रहा है हमको। अरे देखो, मनोज भैया के मिसेस आए हैं। ए, चलो फटाफट खाना खा के काम पे लगो। कैसा बना है? तुम खाई? हम खा लेंगे। अरे अभी खाओ हमारे साथ, हम खिलाएंगे तुमको अपने हाथों से। साला तुम्हारा तो ऐसी हालत करेंगे ना कि जिंदगी भर हलक से निवाला नीचे नहीं उतरेगा। हमारी बेटी को फंसाया। पापा नहीं, पापा मेरे भाई को मारने की हिम्मत कैसी तुम लोग की? छोड़ेंगे नहीं। अरे देख लेंगे तुमको, हम भी। जाओ। याद रखना,
चल निकलो मनोज। आ जाओ, एक सीट खाली, आ जाओ। ये पटेल नगर किधर पड़ेगा? पटेल नगर पास में ही, आइए मैं आपको छोड़ दूँ। अरे यार बीच में कहाँ फुदक ला, मेरा नंबर है। भाई मेरा नंबर है, अरे तो जाना यार, दिमाग खराब कर रहा है। मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं छोड़ दूँ, आप इधर आइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ, मैं छोड़ दूँ। अरे अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। बहुत दुख रहा है ना? नहीं नहीं ये मत लगाओ, हमको बहुत जलता है इससे। अरे इससे बहुत जलता है हमको। हाँ हम नहीं लगा रहे। अच्छा नहीं लगा रहे, हाँ नहीं लगा रहे। चाची ये किधर पड़ेगा? बेटा ये आगे जाके दूसरी गली और तीसरा मकान। चलिए उठिए, काढ़ा पी लीजिए, आपका बदन दर्द ठीक हो जाएगा। लो भाई सामान ले आए, खड़ा धनिया नहीं मिला। क्या हुआ? हम जब से बाहर से आए हैं तब से देख रहे बहू अंदर बैठी रो रही है। अरे हम तो पूछ पूछ के थक गए, कुछ बताती नहीं। तुम ही जाकर देखो क्या हुआ है। पकड़ो हम देखते हैं। अरे क्या हुआ? काहे रो रही हो? अब देखो ये मत कहना कि घर की याद आ रही है। तुमको पता था ना कि ये सब आसान नहीं होने वाला है। हमें पता था, पर हमें ये नहीं पता था कि तुम्हारा भाई हम पे जबरदस्ती करेगा। ऐसे कहाँ शर्मा रही हो? कभी देखी नहीं होगा। भैया छोड़िए हमें। पागल हो रही है क्या? हमारा भाई हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है, उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है तू। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सच बोल रहे हैं। झूठ बोल रही है। हम तो बीमार हैं, बाहर सो रहे थे। अच्छा हम झूठ बोल रहे हैं? जब गंदा काम करने में शर्म नहीं आई तब मारने में काहे आ रही है? पापा तुम कौन है? क्या लेने आई हो अब यहाँ? पापा हमें अंदर आने दीजिए। पापा देखिए उसे अंदर आने दीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, अब और कितना तमाशा करेंगे आप? बेटी है हमारी, हमने कहा ना उसे अंदर आने दीजिए। तुम्हें ऐसा बहू पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हाँ तुम सुनी ना वो क्या बोल रही थी? भैया प्लीज ले आओ ना भाभी को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो यही जिंदा जमीन में गाड़ देंगे।
निकलो निकलो यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए बस कीजिए। ये दामाद जी है हमारे, जो हुआ सो भूल जाइए। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। हम रुक्मणी को लेने आए। रुक्मणी को लेने आए? दोबारा ये गल जा। देखिए एक बार मेरी बात मान लीजिए। रुक्मणी के लिए, मेरे लिए। अरे ये सुन, हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। हमारी बेटी को दोबारा मत रुलाना। उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। अरे माना कि हम दिल से कठोर है, लेकिन बाप है उसके। तुम क्या देख रही हो? अरे दामाद जी पहली बार आए हैं, कोई अच्छा खाना बनाओ। अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग अबे हमारे बेटियों से भाग के कमरे में आग लगी। सर 2 लोगों की बॉडी थी, मनोज और रुक्मणी। काफ़ी बुरी तरह से जल गए थे। मनोज की तो मौका वारदात पर ही मौत हो गई। रुक्मणी को हॉस्पिटल भेज दिया गया। ये रही सर मनोज की बॉडी। मार डाला अपने जवाई को, ले लिया बदला? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो उन्हें माफ भी कर दिया था। वो दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? रुक्मिणी 1 दिन पहले यहाँ आई थी, तो शायद मनोज ने उसे थप्पड़ मार दिया था, तो वो चिढ़कर हमारे घर आ गई। और मनोज ने उसे थप्पड़ क्यों मारा था? हमें क्या पता था। रुक्मिणी की माँ ने भी उससे पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हाँ, फिर कल शाम मनोज हमारे घर आया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जाने दो, बात बढ़ाने से क्या फायदा। एक ही तो बेटी है। और यहाँ तक कि कल रात में हम लोगों ने साथ में खाना भी खाया था। हम सब बहुत खुश थे साहब। ये देखिए, कल रात में हम लोगों ने तस्वीर भी ली थी, लेकिन हमें क्या पता था कि ये सब। ये आग कैसे लगी? हमें नहीं पता साहब। हम तो रात में सो रहे थे, तभी रुक्मिणी के कमरे से चीखने की आवाज आई। फिर उसके कमरे से धुआं निकलने लगा। पड़ोसी आए और उन्होंने दरवाजा तोड़ा, और उसके बाद। सच बोल रहा हो? सच बोल रहा हूँ। पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मनोज से तो तुम बहुत नफरत करते थे। लग नहीं रहा सच बोल रहे हो। सच बताओ क्या हुआ था, वरना जेल में डाल के सड़ा दूंगा। नहीं साहब, जब रात में हमारी नींद खुली तो रुक्मिणी के कमरे से लड़ने झगड़ने की आवाज आ रही थी। हमने सोचा कि चलो पति पत्नी का झगड़ा होगा, कल तक खत्म हो जाएगा। फिर हम बाथरूम चले गए। बाथरूम से जब वापस आ रहे थे तो देखा कि मनोज मिट्टी के तेल का डब्बा लेकर कमरे के अंदर जा रहा, और जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। हमने दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। अभी कुछ सोच ही रहे थे, तभी रुक्मिणी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। हमने दरवाजे के छेद से झांक कर देखा तो मनोज रुक्मिणी को जला दिया था साहब। फिर हमने देखा कि मनोज को भी आग लग गई है।
पड़ोसी आए, उन्होंने दरवाजा तोड़ा, लेकिन तब तक मनोज मर चुका था साहब। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो अस्पताल गया साहब। बाकी लोगों के बयान लो, बॉडी को मॉर्ग में भेजो, मनोज के घर वालों को भी बुलाओ। ठीक है सर। साहब एक मिनट बात करनी है आपसे। बोलिए। हमारा नाम सूरज है। हाँ। और ये हमारा बेटा गोपाल। हम बसेसर के बगल वाले घर में ही रहते हैं। इधर? हाँ। हमारा बेटा गोपाल आपको कुछ बताना चाहता है। हाँ बेटा बताओ। सर, हमारी खिड़की से रुक्मणी दीदी का रूम दिखता है। कल रात देर तक हम जाग रहे थे, हमारी टेस्ट थी इसलिए हम पढ़ रहे थे, तो हमने सुना तो रुक्मणी दीदी किसी के साथ झगड़ रही थी। हमने देखा भी तो वो कोई आदमी था, उसने डब्बे से उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और गुस्से में उनको जला दिया, पर उन पे भी आग लग गई। वो तो बाहर भाग रहे थे, पापा को जगाया था। साहब हम तुरंत दौड़ के बाहर आए थे और तब तक तो। बेटा हाथ इधर लाओ। इतने बुरी तरीके से किसने मारा था? वो मास्टर जी ने। इतने बुरी तरीके से? अगर तुम चाहो तो उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, मैं कार्रवाई करूंगा। साहब शिकायत की कोनो जरूरत नहीं है। अब ये बच्चा है, गलती हो गई इससे, होमवर्क नहीं किया तो मार तो पड़ेगी। होमवर्क किया करो। हाँ? तो सर इन लोगों के हिसाब से पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को जलाने की कोशिश की और खुद उस आग में जलकर मर गया, और अब पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। अब इन लोगों ने जो रामायण सुनाई है उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। अब ये रुक्मणी ही कंफर्म कर सकती है कि इस कहानी का असली रावण कौन है। सर रुक्मणी कुछ भी बता नहीं सकती, वो कुछ बोलने की हालत में है ही नहीं। उसका बदन पूरी तरह से जल चुका है, अभी बेहोश है। अगर वो होश में आ भी जाए तो भी उसे ठीक होने में काफी समय लगेगा। देखिए ना साहब, क्या हालत कर दी हमारी बेटी की। ये सब हमारी गलती है, नहीं हम उसे घर में आने देते, नहीं वो ये सब करता। अच्छा हुआ कि राक्षस चलकर मर गया, वरना हम उसकी जान ले लेते। जब ये सब कुछ हुआ आप कहाँ थे? अपने घर में थे साहब, हमें तो अभी इस बारे में पता चला है, और हम तो इस रिश्ते के पहले से ही खिलाफ थे। अब देख लीजिए बड़ों की बात ना मानने का क्या नतीजा होगा। यादव जी, ये मनोज के घर वालों को इन्फॉर्म किया? हाँ, उन्हें मॉक रूम बुलाया। उस प्रोसेसर ने हमारे भाई को मारा साहब, छोड़िएगा मत साहब उसको। आप शांत हो जाइए। देखिए बॉडी में तो और कुछ बचा नहीं है, लेकिन हमें बॉडी में एक कड़ा मिला है। आप पहचानते हैं इसे? साहब ये कड़ा मनोज का साहब, उसके पिछले जन्मदिन पे हम उसको गिफ्ट में दिए थे साहब। साहब ये सब कुछ उस रुक्मिणी के बाप ने किया साहब। उसने हमारे भाई मनोज को मार डाला साहब। मंदिर में देखा था ना आपने, कितना गुस्सा भरा था उसके अंदर। और उसके बाद मनोज जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था वहां अपने गुंडों के साथ पहुंच गया था। वो तो ठीक टाइम पर मैं और कुछ लेबर आए तो बीच बचाव किया, नहीं तो हमारे भाई को उसी दिन मार डालता वो साहब। जब इतना गुस्सा भरा था तो अचानक मान कैसे गया वो? जब इस बसेसर ने मनोज के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे मारपीट की थी तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? हमने उससे कहा था बात ना बढ़ाए, रिश्तेदारी वाली बात थी। अब बेटी भाग जाएगी तो गुस्सा तो आएगा ना। इतना गुस्सा कि हमारे बेटे की जान ही ले ली। ये रुक्मणी के घर वालों ने हमें बताया कि मनोज ने रुक्मणी के साथ कुछ मारपीट की थी और इसलिए वो अपने मायके आ गई थी। ये बता सकते हैं पति पत्नी में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? साहब पति पत्नी तो लड़ते रहते हैं, कौन सी बड़ी बात है। और मनोज थोड़ा गुस्से वाला था और रुक्मिणी बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी। बात क्या हुई थी साहब हमें कुछ नहीं पता। हमें बिन बताए उसने गुस्से में अपने मैके जाके बैठ गई साहब। हमने मनोज से कहा था उसे मना ले आए साहब, हमें क्या पता था। हम खुद ही मेरे बेटे को मौत के मुंह में भेज गए। क्या
फिर से नौकरी छोड़ दी? तुम्हारे पैर में चक्री लगी है क्या? किसी नौकरी पे टिकते ही नहीं हो। तुम उसकी छोड़ो, वो मैं देख लूँगा। हाँ, बाद में बात करता हूँ। मेरे छोटे भाई को ना पहले मेरी शादी करनी है, फिर नौकरी करनी है। सही तो कह रहा है सर। अच्छा, तुम भी उसी का साथ दोगे? अपडेट बताओ। सर ये मनोज की पीएम रिपोर्ट है सर। बॉडी 80% जली हुई थी सर, और बॉडी पे कहीं भी कोई एक्सटर्नल इंजरीज और ट्रॉमा के निशान नहीं है। यादव जी, ये मनोज के घर वालों का कहना है कि मनोज काफ़ी गुस्से वाला था जी, और ये रुक्मणी, ये भी काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थी। तो हो सकता है उस रात रुक्मणी और मनोज का झगड़ा हुआ हो और गुस्से में मनोज ने रुक्मणी को जला दिया और गलती से उसी आग में खुद जलकर मर गया। तो उस हिसाब से रुक्मणी विक्टिम और ये मनोज कल्प्रिट। पुरानी कहावत है, जो दूसरों के साथ बुरा करता है वो खुद मुसीबत में पड़ जाता है, और इस केस में भी हमें कुछ ऐसा ही लगा था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और गवाहों के बयानों के बाद हमें यकीन हो गया था कि असली गुनहगार मनोज त्यागी ही था। उसने ही अपनी पत्नी रुक्मणी को जलाकर मारने की कोशिश की थी, जिसमें वो खुद जल गया था। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि रुक्मणी की हालत को ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे, उसके बाद ही हम उसका बयान ले पाएंगे। अपनी जांच पूरी करते हुए हमने रुक्मणी का डीएनए उसके पिता बसेसर से और मनोज का डीएनए उसकी माँ कविता से मिलाया, जो मैच हो गया। लेकिन तभी इस केस में हमारे सामने कुछ ऐसा आया जिसने हमारे होश उड़ा दिए। सरोज, जल्दी नीचे आ सरोज। अरे कहाँ रह गई थी सरोज? जी अम्मा जी, वो हम छत पर ना कपड़े सुखा रहे थे। अच्छा सुन, बाहर बिरजू आया है, उसका हिसाब देख ले जरा, ठीक है? अच्छा सुन, 1 मिनट रुक। मुझे लगता है थोड़ा हिसाब उसका और बनेगा, तो तू एक काम कर, तू ये सारे पैसे ले जा, ठीक से हिसाब कर और बचे हुए पैसे लेके आ। चल जा। काय टुकुर टुकुर देख रही है? बाहर जा, जा अपना काम कर। अम्मा जी, हम कह रहे हैं लड़की कुछ ठीक नहीं लगती हमको। अरे बेफालतू का ना सब पे शक करते रहता है। अच्छी लड़की है। बताइए। 12 बोरी आलू की लेकर के आया हूँ और अपना 1 बोरी अदरक। 1 सेकंड, 1 मिनट। ये काहे ऐसे बत्तीसी दिखा रहे हो हमें? हाँ, ये लो, काम करो, काम पे ध्यान दो। सर, बिहार के बलुआ गांव में एक जवान लड़के ने एक लड़की के साथ मिलकर वहां रहने वाली विधवा के घर लूटपाट की और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। सर, उसका नाम दुर्गा देवी था, 65 साल की थी और काफ़ी अमीर थी। बाकी की फैमिली दिल्ली में रहती है। और सर, ये दोनों कल्पिट बिरजू और सरोज उसी के घर काम करते थे। सर, बिहार पुलिस ने बताया कि वो दोनों कल्पिट मुगल सराय की तरफ आए हैं। सारे डिटेल सर्कुलेट करवा दीजिए। हाँ सर, लेकिन एक बार फोटो तो देख लीजिए। ऐसा क्या है फोटो में? ये तो रुक्मणी जैसी लग रही है, लेकिन वो तो हॉस्पिटल में है। ये बिहार में कैसे हो सकती है? यादव जी, ये रुक्मणी की फाइल निकालो। देखिए सर, दोनों के हाथों पर बिल्कुल सेम जगह ही टैटू है। हाँ, लेकिन इस फोटो में टैटू थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन है एक ही जगह पर। गुड जॉब यादव जी। अब इस रुक्मणी से मिलने का वक्त आ गया है, चलो। सर, आप ये सही नहीं कर रहे। देखिए, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। इतनी मुश्किल से तो ये ठीक हो रही है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, अगर यहाँ पे कोई टैटू होता तो बुरी तरह से जल चुका होगा। डॉक्टर साहब, क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे ये पता लग जाए कि पहले यहाँ टैटू था या नहीं? जी नहीं, क्योंकि स्किन के पिगमेंट्स जल चुके हैं। अब इसे पता लगाने का कोई तरीका नहीं।
एक तरीका है, बिहार चलना होगा। शायद वहीं चलकर इस सरोज और रुक्मणी की पहेली सुलझे। यही घर है सर। और ये पुलिस वाले यूपी से आए हैं साहब। तुमने जो बयान हमको दिया था तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। तो क्या है कि तुम्हारे अम्मा जी के कातिलों का पता लगाना है ना। छोड़ना मत साहब उनको। हमारी अम्मा जी बहुत अच्छी थी साहब, बहुत अच्छी थी हमारी अम्मा। ये सरोज यहाँ कब से काम करती थी? साहब कुछ 35-40 दिन हुए होंगे साहब। बहुत पढ़ी लिखी थी साहब और एकदम सीधी सादी लगती थी। अम्मा जी का तो बहुत ही ख्याल रखती थी और अम्मा जी भी उस पर बहुत भरोसा करते थे साहब। और ये बिरजू? अम्मा जी का जमीन का बटाई होता है ना, तो बिरजू ही देखता था। यहाँ आता जाता रहता था साहब। वो हिसाब किताब भी सरोज ही देखती थी। जी सर, यहाँ पे काम करने वाले लोगों का कहना है कि सरोज और बिरजू बहुत घुल मिल गए थे। हाँ साहब, हम देखे थे बिरजू और सरोज में बहुत नजदीक हो गई थी। अगर तुम्हें हमारी जरूरत है तो सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते? साहब वो जो सरोज थी ना, वो हमेशा डरी डरी रहती थी। डरी डरी मतलब? डरने की वजह तो पता नहीं, लेकिन हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता रहता था साहब। ये सरोज कहाँ की रहने वाली थी? पता नहीं साहब। पता नहीं? तो फिर मिली कहाँ? हम वो अप्रैल में पटना गए थे, आके देखा तो यहाँ काम कर रही थी वो। आपने सरोज के बारे में बाकी गांव वालों से बात की? जी सर, लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि वो कहाँ से आई थी और यहाँ तक कैसे पहुँची। साहब हम एक चीज हमेशा देखते रहे कि जब भी अम्मा जी लाकर खोलती थी ना, तो उसकी आँख खुल जाती थी। सच में हम कह रहे साहब कि सब कुछ उसका ही किया धरा है। बिरजू को भी उसी ने फंसाया साहब। साहब वहाँ अम्मा जी का लाश लाकर के पास पड़ा था और उस वक्त लाकर खुला था साहब। सर फ्लावर वॉश को वेपन की तरह यूज किया गया था, जिसे हमने फॉरेंसिक में जमा करा दिया है। ये सरोज के पास कोई मोबाइल था? नहीं साहब, नहीं था। ये अम्मा और बिरजू के पास तो होगा? हाँ उनके पास था साहब। सर बिरजू अपना मोबाइल एक मजदूर को देके गया था, जिसमें मोबाइल डेटा इरेज था और कोई सिम भी नहीं था। सर हमने अम्मा जी और बिरजू की मोबाइल की CDR रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन दोनों मंगवाई, जल्दी ही मिल जाएगी। गुड। सर बिरजू के मोबाइल लोकेशन और मोबाइल डिटेल्स में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, लेकिन सर ये अम्मा जी नटवा गांव में भीमा के कांटेक्ट में थी। ये भीमा कौन है? हिस्ट्री शीटर है सर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में कई बार पकड़ा गया, पर हमेशा बेल पे छूट जाता है। लेकिन सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि दुर्गा देवी उससे बात क्यों करती थी। वो भी पता चल जाएगा। सर यही घर है भीमा का। यहाँ तो ताला लगा है। कैसे पता लगाएं सर, कहाँ गया होगा? तुम भी माँ रुको। आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता साहब, छोड़ दीजिए। रुको। कितना मारते हो तुम लोग? बहुत लगा? जी साहब। अच्छा पानी पियोगे? हाँ साहब। ठीक है पिलाते हैं, पर पहले सच बताओ। सरोज को तो जानते हो, कौन है, कहाँ से आई थी, सारी डिटेल्स बताओ उसकी। साहब हम कसम खा के कहते हैं, हमको नहीं पता साहब। अम्मा ना सच बोलती थी, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम लोग ना अपने तरीके से पूछ लो, मुझे तो ये कुछ बताएगा नहीं। साहब रुकिए साहब, बताते साहब, बताते। बताओ। सब वो दरअसल वो राम लगन आदमी का फोन आया था हमारे पास। वो हमको बोला कि उसके पास एक 19 साल की एक लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत है, उसका हाथ पैर भी ठीक ठाक है। तो साहब 1 लाख में हमारा डील फाइनल हो गया। उसके बाद साहब हम 5 दिन अपने साथ ही रखे नटुआ गांव में।
बस इतना ही साहब। फिर 5 दिन बाद क्या किया? वो अम्मा जी को बेच दिए थे 1.5 लाख रुपए में। ये राम लखन का जो फोन आया था मोबाइल से आया था? जी यादव जी सर, उस नंबर को ट्रेस करो। कहाँ का रहने वाला है ये? जी यूपी। तो लड़की को तुमने यूपी से उठाया? साहब ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है ना, वहीं पर लेन देन हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल रात को हुआ था। मतलब जिस रात रुक्मणी और मनोज को चलाया गया। ठीक है, वेरी गुड सर। रामलखन का फोन ट्रेस हो गया है सर। ये रामलखन और कोई नहीं बल्कि बसेसर दुबे ही है, रुक्मणी का पिता। क्या? तो क्या ये सरोज और रुक्मणी दोनों एक ही हैं? अगर ये सरोज रुक्मणी है तो फिर वो लड़की कौन है जो हॉस्पिटल में है? या फिर दोनों जुड़वा बहनें हैं? सर जो लड़की हॉस्पिटल में है उसका डीएनए बसेसर दुबे के डीएनए से मैच भी हुआ था। बड़ी उलझी हुई पहेली है। सबसे पहले ना ये मुगल सराय जाकर इस बसेसर से बात करनी पड़ेगी। यादव जी, इस बसेसर की पूरी जन्म कुंडली निकालो। जी। और सिन्हा साहब सर, जितने भी टोल नाका हैं सबकी सीसीटीवी फुटेज निकालो। इस सरोज का मिलना बहुत जरूरी है। और वो बिरजू, उसके मोबाइल में उसका सिम नहीं था, हो सकता है उसने दूसरे मोबाइल में सिम डालकर एक्टिवेट किया हो। पता करने की कोशिश करो। इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। जी सर। सुनिए, हम ऐसे कब तक इधर उधर भागते रहेंगे? हम जाने ये सब कब खत्म होगा। देखो तुम ज़्यादा परेशान मत हो, बस थोड़ी देर का तो बात है। हम आज रात को बनारस से गाड़ी पकड़ेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। फिर हमको तो कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे। चलो। हमें बहुत भूख लग रही है और हमारा गला भी सूख रहा है। गला तो हमारा भी सूख रहा है, लेकिन करे क्या? एक काम करो, आओ तुम इधर आओ, तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर के आते हैं। जाना मत यहाँ से कहीं। सर बसेसर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली। क्या? बसेसर की पहले भी एक शादी हुई थी किसी दुलारी नाम की औरत के साथ। उससे एक बेटी भी है, महुआ रुक्मणी से 2 साल बड़ी है। ये महुआ की कोई फोटो मिली? नहीं सर। ये दुलारी और महुआ कहाँ है अभी? सर दुलारी अभी भी अपने गांव अजवारी में है और बसेसर भी वहीं का रहने वाला है। जब हमने दुलारी से महुआ के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ कानपुर गई है, वहीं कहीं मेट का काम करने। लेकिन जब हमने कानपुर में पता किया सर, तो पता चला कि महुआ कानपुर पहुंची ही नहीं। कब की बात है? सर अप्रैल के पहले हफ्ते की। मतलब 11 अप्रैल से पहले भी बहुत सी चीजें हुई थी। आप काहे नहीं खा रहे? अरे तुम खाओ, हम उधर ही कुछ खा लिए थे, पेट भरा है हमारा। बस कितने बजे का है? शाम को 8 बजे का है। तुम खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लो, हम तुमको जगा देंगे। कैसा गंदा मजाक कर रहे हैं आप साहब? एक तो हमारी बिटिया अस्पताल में पड़ी है वैसी हालत में, और आप कह रहे हैं हमें अपनी बेटी को बेच दिए बिहार में। पूत को तो कपूत बनते सुना है, लेकिन बाप को पशु बनते पहली बार देखा है। एक बात बताओ, अगर तुमने अपनी बेटी को नहीं बेचा तो वो नटवा के हिमा से फोन पर क्या बात करते थे? झूठ मत बोलना, तुम्हारे सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। मना क्यों करेंगे? उससे हमारी बात होती थी, हमारे बचपन का दोस्त है, तो कभी कभार फोन पे बात हो जाया करती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे हम लड़की बेचे, मतलब अपनी बेटी को। तो फिर ये भीमा ऐसा क्यों बोल रहा था? कहा है कि उसका दिमाग खराब हो गया, साथ में आप लोगों का। बकवास कर रहा तू? अरे आप ही लोग ना वो टेस्ट करवाए थे और बोले कि जो बेड में लड़की है वो हमारी बेटी है। हमारी एक ही बेटी है, और सरोज कौन है हम नहीं जानते हैं। तुम्हारी एक और बेटी है ना, महुआ, वो कहाँ है? हम नहीं जानते उसे। ठीक है, जाओ। यादव जी सर, ये बहुत कुछ उलझा हुआ सा है और इसे सुलझाने के लिए इसकी तह तक जाना पड़ेगा। एक काम करो, सबके फ़ोन सर्विलेंस पे डालो, इस मनोज की फैमिली के भी। ठीक है सर। वैसे सर अब क्या करें, हमने सिन्हा से भी बात की है, उसे भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है।
महुआ, सरोज, रुक्मणी सब बहुत उलझा हुआ है। अगर ये माने कि ये सरोज ही रुक्मणी है तो फिर ये हॉस्पिटल में जो लड़की है वो कौन है? महुआ? सर, रुक्मणी की तबीयत पहले से बेटर है, बीच बीच में होश भी आ रहा है उसे, मगर उसके वोकल कॉर्ड्स बुरी तरह से झुलस चुके हैं। अगर उसने बोलने की कोशिश की तो काफी नुकसान हो सकता है। मतलब उससे बात ही नहीं कर सकते? जी नहीं। इस लड़की का डीएनए इसकी माँ फुलवा से मैच कराइए। जी। हो सकता है इसी से कहानी में कोई नया मोड़ आए। आज हमारा बेटा 24 का हो जाता, शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन। माँ, अब रो मत, आप भी तो हमारी हिम्मत हो। हेलो सर, अभी भी मनोज की बहन नीला को किसी ने फोन किया सर। ये सुनिए सर। कैसी हो? याद नहीं रहे। सरोज, ले चलो इसे। सरोज या रुक्मणी बुलाऊं तुम्हें? कौन हो तुम? सरोज या रुक्मणी या रुक्मणी की कोई जुड़वा बहन? नहीं साहब, हम रुक्मणी ही हैं। सबने बहुत कोशिश की कि हम भूल जाए कि हम रुक्मणी नहीं हैं, लेकिन साहब हम रुक्मणी ही हैं। उस रात तुम्हारी मनोज से लड़ाई किस बात पर हुई थी? नहीं साहब, हम दोनों की तो कोई लड़ाई नहीं हुई थी। हम दोनों के बीच तो सब कुछ ठीक था। हम दोनों ने खाना खाया, उसके बाद हम सोने चले गए। फिर अचानक से आधी रात में किसी ने हमें कुछ सुंघाया और हम बेहोश हो गए। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन कहाँ भाग रही है? कहाँ भाग रही है? नहीं, समझ नहीं आता तुमको? तुम ऐसे नहीं समझ। रुको, समझाते हैं तुम। हमारे साथ रेप किया और 5वें दिन। एक बात सुन लो, हम तुमको ना अम्मा के पास भेज दिए। हाँ, भेज दिए हैं तुमको। अब से तुम्हारा नाम सरोज है। सरोज, रुक्मणी नाम को भूल जाओ। और अगर तुमने भागने का कोशिश किया ना तो पता क्या होगा? जो पूरा गांव का मर्द लोग है ना, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे। उसके बाद तुमको और तुम्हारे मनोज को दोनों को गोली मार देंगे। अम्मा जी बहुत अच्छी इंसान थी, वहां में कोई परेशानी नहीं थी। पर साहब, हम वहाँ कैसे रहते? हमें तो अपने पति के पास जाना था। हम मनोज से बहुत प्यार करते थे साहब। हमारे पास कोई फोन भी नहीं था जिससे कि हम मनोज को फोन कर सके। वहाँ हर वक्त हम पर सब लोग नजर रखते थे साहब। ऐसा लगता था जैसे हमें वहाँ कैद करके रखा हो। फिर हमें एक आदमी मिला वहाँ पे, बिरजू नाम का। वो अम्मा जी की जमीन पे बटैये पे काम करता था। हमने उससे जानबूझकर दोस्ती की। हमने बिरजू से कहा कि हमें यहाँ से भागना है। उसने कहा उसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। हम दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि तिजोरी से सारे पैसे निकालकर हम भाग जाएंगे। अच्छा, पैसा कहाँ है इसमें? तुमने कहा बहुत सारे पैसे हैं। बिरजू, क्या कर रहे हो यहाँ पे? सरोज,
नहीं अम्मा जी। चोरी कर रहे हो? नहीं नहीं अम्मा, वो सफाई कर रहे चल क्या रहा है यहाँ पे? तुम यहाँ मुगल सराय आना चाहती थी मनोज के पास? हाँ साहब, और हमें पता चला फिर साहब हम इधर उधर भागते रहे। हरिदासपुर बस स्टैंड पर बिरजू ने हमारे खाने में नशे की गोली मिला दी और हम बेहोश हो गए। बिरजू वो बैग लेकर भाग गया जिसमें सारे पैसे थे। फिर हमने एक आदमी के फोन से नीला को फोन किया। उससे पहले हमने कई बार मनोज को भी फोन किया था, लेकिन उसका फोन बंद था। ऊपर से बिरजू ने हमें मना किया था जब तक हम मुगल सराय ना पहुंचे तब तक हम किसी को फोन ना करें। साहब हमारा यकीन कीजिए, हमने अम्मा जी को नहीं मारा। लेकिन पैसे तो तुम्हारे पास थे। हाँ साहब, जब बिरजू ने खाना खाने से मना किया तब हमें उसकी नीयत पर थोड़ा सा शक हुआ, तो हमने पैसे अपने पास छुपा लिए थे। मनोज ने तुम्हें किस बात पर मारा जो तुम मायके चली आई थी? उसके भाई राजेश ने हमारे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। हमने मनोज को बताया भी साहब, पर उसने हम पे यकीन नहीं किया। सर, डीएनए रिपोर्ट आ गया है। मुझे तो उसी दिन उस बसेसर के पड़ोसी सूरज पर शक हुआ था। तुमने पुलिस से झूठ क्यों बोला? देखिए साहब, आप हमारे बच्चे के साथ ऐसे सवाल जवाब नहीं कर सकते। अच्छा, उस दिन तो तुम ही लाए थे ना इसे बयान दिलवाने के लिए। अब क्या हुआ? बेटा झूठ बोला था ना उस दिन तुमने। सर हमें कुछ नहीं पता था, हमने कुछ देखा भी नहीं था। वो तो पापा और बसेसर चाचा ने जो कहने को बोला था वो अपने आप को कह दिया। हमने तो मना भी किया था, इन्होंने हमें छड़ी से मारा था। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास। अब फटाफट सारी सच्चाई बताओ। रुक्मिणी ने मनोज से शादी करके हमारा बहुत खून जलाया था। हम उससे बहुत गुस्सा थे। हमने सोचा था कि उसे भीमा के हाथों बेच देंगे, लेकिन जब सोच ही रहे थे तो वो अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर खुद ब खुद हमारे घर आ गई और उसके पीछे पीछे मनोज भी आ गया। हमने बेहोशी की दवा सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर हमारे भाई ने उसे घर के बाहर ले जाकर बेच दिया। फिर हमने मनोज को वहीं जला दिया और ऐसा नाटक किया कि ये सब मनोज का किया धरा। मतलब महुआ को रुक्मणी की जगह रखकर जला दिया। क्या करते, दुलारी ने उसे कानपुर भेजा था और वो हमारे पास आ गई। 4 साल की थी जब उसे छोड़कर आए थे, लेकिन उसको तो हमारे घर पर ही रहना था। इतनी सुंदर भी नहीं थी कि कहीं शादी कर देते या बेच देते। उसे अपने भाई के घर रखा। जिस रात हमने रुक्मिणी को बेचा तो हमने सोचा क्यों नहीं महुआ को रुक्मिणी बनाकर इससे भी पीछा छुड़ा लिया जाए। इसलिए उसे बेहोश कर मनोज के साथ जला दिया, लेकिन वो बच गई। शर्म आती है तुम्हारे जैसे इंसान को पिता कहते हुए। अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए अपनी 2 बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। रुक्मणी ने अपने परिवार से लड़कर मनोज से शादी की थी और मनोज के भाई राजेश ने रुक्मणी को मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। राजेश से जब हमने इसके बारे में पूछा तो उसने पहले तो इनकार किया, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि हाँ, उसने रुक्मणी को मोलेस्ट किया था। कुछ दिनों बाद सिन्हा ने बिहार में बिरजू को पकड़ लिया और बिरजू ने कबूल किया कि उसने ही दुर्गा देवी का खून किया था। क्या मनोज को दस्तक नहीं मिली थी कि जो बसेसर रुक्मणी और उसके खून का प्यासा था वो अचानक ही बदल कैसे गया? अगर मनोज ने इस दस्तक को पहचान लिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक।
क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।